हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग दो कविताएं हैं हमारे सामने। एक है कविता के बहाने और दूसरी कविता का नाम है बात सीधी थी पर। मतलब नाम है कविता के बहाने। मतलब कोई बहाना मिला कवि को और क्या लिखा उन्होंने, कविता लिखा कि मुझे यार ये बहाना मिला और मैंने कविता लिख डाली। अब यहाँ क्या कह रहा है, बात सरल थी पर फिर क्या हुआ, कुछ ना कुछ दाल में काला है, सीधी सी बात है। यानी बात सरल थी पर कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है वो हम चीज पढ़ेंगे। पहले हमारी कविता होगी कविता के बहाने, इसका सार हम लोग पढ़ेंगे एक एक शब्द का। उसके बाद हम लोग ये कविता पढ़ेंगे, फिर दोनों कविता संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग यहीं पर हल करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पे। तो चलते हैं, पहली कविता है हमारी। अब पहली कविता हम लोग पढ़ेंगे कविता के बहाने। कौन सी कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने। उसके बाद बात सीधी थी। इसकी भूमिका में देखें तो कवि के अनुसार यह क्या, एक यात्रा है। अब यात्रा कैसे होती है भाई, कि पहले इस गांव गए, फिर उस गांव गए, फिर उस गांव गए, तो वो एक यात्रा हो गई। ऐसे ही कवि को एक यात्रा महसूस हुई। एक कवि ने पहले तो एक चिड़िया को देखा, कविता लिख दी। फिर कवि ने फिर फूलों को देखा, फिर कवि ने कविता लिख दी। फिर बच्चों को देखा खेलते हुए, तो फिर कवि को 3 बार बहाना मिला कविता लिखने का। चिड़िया को देखा, किसको देखा, चिड़िया को देखा। अब चिड़िया को कवि ने देखा तो कवि ने जैसे चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो कवि को बहाना मिल गया कि मैं तो भाई कविता लिखूंगा। बात समझ में आ गई। और जैसे ही फूलों को देखा तो फूलों को देख कवि को कविता लिखने का मन कर गया। फिर बच्चों को देखा, बच्चों खेलते हुए भी, तो कवि को कविता लिखने का बहाना मिल गया, यानी मन कर गया। अब देखो कवि क्या कह रहा है, एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। आज ध्यान रखना, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है अति लघुतरातक में। कैसे पूछा जाएगा कि कविता के बहाने नामक कविता में एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ कौन है, फूल है, चिड़िया है या बच्चा है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कविता, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इजी कविता है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को इसमें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कवि एक जगह बैठा था तो कवि ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही मैं भी एक कविता लिख सकता हूं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन ये जो चिड़िया उड़ रही है, यह है कभी कविता की उड़ान नहीं समझ सकती, कविता की उड़ान कहाँ तक है। एक चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, कहाँ से कहाँ तक। एक चिड़िया जो उड़ती है बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान जब तक ये संसार में लोग रहेंगे तब तक यह कविता उड़ती रहेगी। लेकिन भला यह चिड़िया कविता की उड़ान नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कवि है ना, कल्पना के पंख लगाकर, और कवि भी इस पूरे आसमान में चिड़िया की तरह उड़ना चाहता है। चिड़िया क्या जाने, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कहाँ तक है। व्याख्या देख लीजिए। कवि कहता है कि मुझे एक चिड़िया को देखकर एक कविता लिखने का बहाना मिल गया है। फिर कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं और इसके साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान कल्पना का दायरा असीमित, क्योंकि कवि कल्पना के द्वारा ही तो लिखता है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान विस्तृत अर्थात असीमित होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है, वह कविता को अच्छी बनाने के लिए अपने भावों को उसमें शामिल कर देता है। वह कविता में कल्पना के पंख लगाकर उड़ाना चाहे तो उसकी उड़ान
चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है। इसलिए कवि कहता है कि चिड़िया कभी नहीं जान सकती कविता की उड़ान कहाँ तक, क्योंकि चिड़िया को तो पता है कि मुझे यहाँ से उड़ना है, बच्चों के लिए दाना यहाँ से लेना है, फिर मुझे वापस आना है उड़ उड़ करके। ठीक है, तो वही बात यहाँ है। ये है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके पद्यांश पूछेगा, फिर सवाल पूछेगा। तो भाषा कैसी है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। कैसी कविता है, छंदमुक्त कविता है। और वर्णों की आवर्ती कारण, रे वर्ण की आवर्ती कारण, यानी इस घर रे, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, अब कवि ने किसको देखा, फूलों को देखा, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूलों को देखा। अब कवि ने जैसे ही फूलों को देखा तो कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का। क्या, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने के। जैसे ही कवि ने बगीचे में या कहीं पर भी फूलों को खिलते हुए देखा तो कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का। तो कवि ने कहा, एक फूल जैसे खिलता रहता है वैसे ही एक कविता भी मैं लिख सकता हूँ, और वह हमेशा के लिए खिलती रहे। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कह रहा है, एक सवाल कर रहा है कि फूल नहीं जान सकता कि कविता कब तक खिलती रहेगी। एक फूल है, वो तो एक निश्चित समय, कुछ समय के लिए खिलेगा, उसके बाद वह मुरझा जाएगा। लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, वह असीमित समय तक कालजयी है, और कालजयी समय के लिए ही कभी समाप्त न होने वाली कविता, जो कभी न मुरझाने वाली कविता है। लेकिन भला फूल क्या जाने कविता का खिलना कि कब तक खिलेगा। जो एक फूल होता है, जो फूल होते हैं वो बाहर भीतर इसगर उसगर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब फूल तो क्या होता है, कुछ समय के लिए परिवार में इसगर उसगर बाहर भीतर इधर उधर ही खुशबू बिखेरता है कुछ समय के लिए। लेकिन फूल क्या यह जान सकता है कि बिना मुरझाए महकने के माने यह कविता जैसे खुशबू, फूल जो खुशबू कुछ समय के लिए बिखेरता है, वही खुशबू कविता हर समय बिखेरता ही रहता है, महकाता ही रहता है इस संसार को। पर भला फूल यह नहीं जान सकता है, क्योंकि फूल कुछ समय के लिए खिलता है, लेकिन कविता असीमित समय, जब तक इस संसार मानव रहेगा तब तक वह खिलती ही रहेगी। व्याख्या, कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन आनंद से भर जाता है, उसके मन में कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, क्योंकि फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं बेचारे, और उनकी समाप्ति निश्चित है। वे बाहर भीतर इसगर उसगर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, फिर कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, अर्थात जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, इस बात को फूल नहीं समझ पाता, यानी कभी भी फूल नहीं समझ सकता। तो पहला तो क्या था, यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई कवि की, चिड़िया को उड़ते हुए देखा, कविता लिख दिया। फिर सवाल करता है चिड़िया से कि, कवि सवाल करता है पाठक से वैसे कि चिड़िया कभी नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कहाँ तक है, यानी असीमित है। भला चिड़िया क्या जाने। फिर फूलों को खिलते हुए देखा तो बोला, फिर सवाल करता है कि भला फूल क्या जाने कि कविता कब तक खिलती रहेगी, क्योंकि एक फूल है, कुछ समय के लिए खुशबू बिखेरता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। खड़ी बोली हिंदी, या मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, छंदमुक्त कविता फूल क्या जाने में प्रश्नवाचक अलंकार है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। वर्णों के आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार। अंतिम पद है, अब कवि ने बच्चों को खेलते हुए देखा तो कवि को एक बहाना मिल गया कि कविता भी तो खेलती रहती है, कविता भी तो सभ्य बच्चों को, सब प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक नागरिक को एक कर देती है, जैसा बच्चा खेल खेल में सबको एक कर देता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। भाई जैसे बच्चे खेलते रहते हैं उसी प्रकार कविता भी तो एक खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो बाहर भीतर इसगर उसगर ही खेलते रहते हैं, लेकिन कविता तो कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, कहीं पर भी खिला सकती है किसी को भी, बच्चे को या किसी भी इंसान को। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि इस घर से मैं उस घर में नहीं जा सकता, उस घर में नहीं खेल सकता, क्योंकि बच्चा ही यह जान सकता है कि सभी का मनमुटाव को समाप्त कर सकता है। एक घर की दूसरी घर में जब लड़ाई होती है उस घर लड़ाई को समाप्त कर सकता है खेल खेल में।
लेकिन भला, एक लाइन यहाँ पे शायद छूट गई, पर भला बच्चा यह नहीं जान सकता, वह तो कुछ समय के लिए एक करता है, लेकिन कविता बच्चा ही नहीं जान सकता कि जो मेरी कविता है वह संसार के किसी भी कोने में जब जब पढ़ी जाएगी, जब जब लोगों को एक यानी घरों को एक करने के माने बच्चा बिल्कुल भी नहीं जान सकता है। लेकिन सब घर एक कर देने मन बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा सभी घरों को एक कर देता है, उनका मन मुटाव, उनकी लड़ाई समाप्त करवा देता है, यह बच्चा ही जान सकता है। और ऐसा काम कविता भी कर सकते। इसलिए कवि को बच्चों को खेलते हुए देखा तो बच्चों के बहाने कवि को भी एक कविता लिखने का मन कर गया। कि कवि ने कहा कि कविता भी तो एक ही खेल ही है, बच्चों के खेल के जैसा। जैसे बच्चा सभी घरों को एक करता है, वैसे मेरी कविता भी संसार के प्रत्येक घर को या प्रत्येक कोने कोने में प्रत्येक सदस्य को एक करती रहेगी हमेशा के लिए। व्याख्या देख लीजिए। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है, क्योंकि बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल है, वह बच्चों के खेल की तरह कभी कहीं भी किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, क्योंकि वे खेलते समय अपने पराये में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते। अर्थात वे कभी इस घर, कभी उस घर, कभी बाहर, कभी भीतर खेलते हैं। उसी प्रकार कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को अपने मन के अनुसार रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है, क्योंकि कविता पर किसी भी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता। खड़ी बोली हिंदी, भाषा सरल सुबोध, छंदमुक्त कविता, वर्णों की आवर्ती कारण, अनुप्रास अलंकार। अब स्टार्ट होती है हमारी बात सीधी थी पर। बात क्या थी? सरल एवं सहज थी, पर भाषा के चक्कर में, और वही कैसी भाषा? बनावटीपन, दिखावटीपन भाषा के चक्कर में मेरी सरल भाषा फंस गई, जरा टेढ़ी हो गई। निकालने की कोशिश की तो नहीं निकली। वैसे ही जैसे इंसान रुपया कमाए एक, खर्च करे दो उधार ले लेकर के। अब शान शौकत दिखावटी के लिए, अरे भाई एक कमाता है तो 25 पैसे खर्च कर, 50 पैसे खर्च कर, 50 पैसे रोक के रख। दिखावटीपन में क्या रखा हुआ है? वैसे ही कवि ने बनावटीपन भाषा के चक्कर में अपनी कविता को फंसा देता है। भाषा में दिखावटीपन, बनावटीपन, ऐसे लोग दिखाते हैं ना, सेठ साहूकार दिखाते हैं, लोगों से पैसे उधार ले लेके फिर भग जाते हैं नालायक। तो वही बात यहाँ है। तो अब स्टार्ट होती है हमारी कविता बात सीधी थी पर। भूमिका देख लेते हैं। बात सीधी थी पर यह कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से लिया गया है। बताओ लेखक का नाम क्या है? दोनों कविताओं के लेखक का नाम बताइए फटाफट जल्दी से। संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। देखो कि ये बार बार एग्जाम आता है, लेकिन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी। कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण, मतलब पूछेगा नहीं आपसे, छोड़ दो मत बताओ। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो चीजें, कथ्य यानी कथन जो कह रहा है कवि, और माध्यम किसके माध्यम से कह रहा है, उसके मध्य द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। यानी किसी भी बात को कहने के लिए भाषा में फिक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को सरल एवं सहज ढंग से प्रयोग करना चाहिए। आपने कोई भी कार्य किया, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप सीधे से फिक्स शब्द है कि मम्मी पापा से आप आदेश या वो पूछोगे तो आप कहोगे मामा मैं मतलब घूमने चला जाऊँ, मनाली वगैरह, सिक्किम या गोवा वगैरह, कहीं पे भी फिक्स शब्द होते हैं। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, वही समझा रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए खांचा, बात तो सही है, किसी भी पेंच को किसी भी दीवार में ठोकने के लिए एक छिद्र होता है, फिक्स स्थान होता है कि मुझे यहाँ इसको ठोकना है। वैसे ही किसी बात को कहने के लिए ही फिक्स शब्द नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। कवि क्या कह रहा है सुनो। बात सीधी थी पर, बताओ रे लेखक का नाम कुंवर नारायण है या रघुवीर सहाय है? बताओ जल्दी से यार, कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके आंसर देना इसका। जैसे पढ़ लो तो मुझे कमेंट करके आंसर देना है कि ये है हमारे इन दोनों कविताओं के लिए कुंवर नारायण, या ऑप्शन भी दे रहा हूँ, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय। बात सीधी थी पर, कविता का आरंभ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कवि कह रहा है कि मैं जो बात पाठकों से कहना चाह रहा था वो बिल्कुल सरल एवं सहज थी, बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैं बनावटीपन भाषा के चक्कर में मैं अपनी बात को जरा फंसा चुका था।
उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। कहने का मतलब क्या है, मैं अपनी बात को वापस से प्राप्त करने के लिए मैंने शब्दों को इधर उधर किया, वाक्यों को इधर उधर किया कि क्या तो मैं अपनी भाषा अपनी कथन को प्राप्त कर लूं, या फिर नहीं हो रही है तो क्या मैं उससे वापस बाहर आ जाऊं। तो इसी प्रकार कवि ने शब्दों को उल्टा पलटा और वाक्यों को भी उल्टा पलटा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो उससे बाहर आ जाए। तो वापस देखो एक बार, बात सरल एवं सहज थी, लेकिन एक बार कवि भाषा के चक्कर में, बनावटीपन भाषा के चक्कर में जरा बात को फंसा चुका था अपनी बात को। कवि कह रहा है कि जो मैं बात कहना चाहता था पाठकों से बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैंने बनावटीपन भाषा के चक्कर में अपनी बात को फंसा चुका था। अब मैं अपनी बात को वापस से प्राप्त करने के लिए मैंने भाषा के शब्दों को उल्टा पुल्टा, वाक्यों को तो ऊपर इधर उधर किया, तोड़ा मरोड़ा मतलब ऊपर नीचे किया, घुमाया फिराया। क्यों? कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाओ। या तो मेरी बात बन, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी सरल बात थी, क्या तो मेरी वो बात बन जाए कि जो मैं समझाना चाहता हूँ पाठकों को वो बन जाए, या मैं फिर भाषा के इस भाषा में जो फंसा चुका था अपनी बात को, या मैं उस भाषा से बाहर आ जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। जैसे ही मैंने शब्दों को इधर उधर किया, वाक्यों को इधर उधर किया, तोड़ा मरोड़ ऊपर नीचे किया, तो जैसे मैंने ऐसे किया तो भाषा से बाहर भी नहीं आया, और भाषा के साथ साथ जो मेरी बात थी, जो मेरा कथ्य था, वह और भी ज्यादा कठिन होता हुआ चला गया। अब मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं पाठकों से। बात समझ में? कवि कह रहा है कि बात सरल और सहज थी, लेकिन मैं बनावटीपन भाषा के चक्कर में उसे फंसा चुका था। फिर मैंने शब्दों को इधर उधर किया, क्या तो मेरी बात बन जाए वापस से, या मैं भाषा से बाहर आ जाऊं। लेकिन भाषा के साथ साथ मेरी बात भी कठिन हो गई थी। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को, वेरी गुड सही है आपका, कुंवर नारायण सही है। दोनों कविताओं लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सरल सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु वह प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा तो भाषा के चक्कर में भावों की सरलता समाप्त हो गई, अर्थात बात टेढ़ी या जटिल हो गई। कवि कहता है कि मैंने अपनी मूल बात को पाने के लिए शब्दों, वाक्यों आदि को बदला, भाषा के शब्दों को उलट पुलट कर देखा, अर्थात शब्दों को इधर उधर देखा, उधर उधर किया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि कवि चाहता था कि या तो बात बन जाएगी, या जो मैं कहना चाहता हूं वह बात बन जाए, या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए। परंतु कवि कहता है कि इससे मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया, अर्थात मैं जो कहना चाहता था वह और भी जटिल हो गया। ये याद रखना, एग्जाम दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। खड़ी बोली हिंदी है, छंदमुक्त कविता है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का प्रयोग किया गया। देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दोबारा हो जाती है, दो शब्द एक जैसे होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सर ये तो हमारे एग्जाम में नहीं है। अरे भाई पद्यांश देगा तो सवाल पूछा जा सकता है। एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, अब क्लास 12th में मान लो आपके 99% मार्क्स आ गए, लेकिन आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को CUET का एग्ज़ाम देना होगा, और यहाँ जो तुम हिंदी लैंग्वेज जो पढ़ रहे हो और CUET में जो लैंग्वेज दोगे, उन दोनों का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। मतलब एक भी कहने का मतलब एक भी टॉपिक समान नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये तो लैंग्वेज की बात होगी, और GT आप लोग बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो क्योंकि आपके 12th में है ही नहीं, और GT लैंग्वेज आपको टॉप यूनिवर्सिटी दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी पूरी नहीं है कविता, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले मेरे को याद आ गया तो बता रहा हूँ, ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड का प्रयोग महापैक पर परचेज कर लो, जो आपके एग्जाम के बाद भी आपके पास रहे, क्योंकि जैसे CUET का एग्जाम दे देते हैं ना, बहुत सारे कार्य होते हैं आपको टॉप यूनिवर्सिटी दिलाने के, वो हम आपके साथ
आपकी हेल्प करते रहेंगे। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आपके पास ये पैक रहेगा। प्रत्येक बैच, प्रत्येक टेस्ट सीरीज, मतलब प्रत्येक कोर्सेज, प्रत्येक किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बस एक बार पैसा लगेगा इस महापैक को परचेज करने में। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम, पर महापैक ले लेना बस। कोई कोर्स लेते हो तो उसकी वैलिडिटी फिक्स रहेगी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम के बाद तक भी रहेगी, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाए, यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाए। ये ध्यान रखना। तो इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर। कैसे प्रयोग करेंगे इस कूपन कोड का? ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, टाइप किया, चलेगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है, सेलेक्ट कर लेना। यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम दिख रहा होगा आपको यहाँ से, यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे देखो, ये सीयूटी यूजी है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम से तो यहाँ जाएंगे तो महापैक दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ जाएंगे तो महापैक दिख रहा है। अब आप मान लो इंग्लिश मीडियम से तो महापैक, अपना सब्जेक्ट बताओ क्या है, पीसीबी है, पीसीबी है या पीसीएम है, क्या है आपका, या कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट? तो आपका मान लो सीयूटी महापैक पीसीएम, साइंस डोमेन पीसीबी, कॉमर्स डोमेन कॉमर्स, ठीक है। ऐसे सारे के सारे महापैक आपके पास उपलब्ध होंगे, और वी ऑल कर लेना यहाँ पे ये सारे के सारे। अब यहाँ से मान लो आपके पास पीसीएम है, मान लो मैथ्स है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है, सेलेक्ट किया, यहाँ से बाय नाउ किया, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551। याद रखना कूपन कोड, यदि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो, ठीक है, हाँ, Y551 अप्लाई कर देना। 14,900 रुपये मात्र ये आपके, मतलब एग्जाम के बाद भी 14 मंथ्स। ये इसीलिए दिया है क्योंकि सीयूटी का एग्जाम देने के बाद ही आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिली, उसके प्रेफरेंस लिस्ट भरना, बहुत सारे कार्य होते हैं भाई जो आपको नहीं पता, वो हम ही आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे दौड़ा सकते हैं। तो मात्र 14,000। अब आपको सर ये तो फीस ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है भाई। जब आप एक बैच परचेज करोगे तो 10,000 फीस होगी, इसमें 5 बैच आएंगे, 10 बैच आएंगे, सारे के साथ फ्री मिलेंगे, सभी बुक्स फ्री मिलेंगे, सभी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगे। मान लो एक बैच ले लिया, बुक खरीदोगे 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये टेस्ट सीरीज खरीदोगे, आ जाओगे यहीं पर। वो तो एक बैच रहेगा, इसमें सारे बैच फ्री मिलेंगे आपको, एग्जाम तक पढ़ लो ना लाइव, क्या दिक्कत है? ऐसे ही आप सीयूटी हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहाँ जाना और महापैक परचेज कर लेना, आपका महापैक थोड़ा सस्ता होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान आपको रखना है। चलो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, सीयूटी हिंदी मीडियम के लिए कहीं जाना नहीं है बेटा, वो तो अब आप लोगों के लिए ही है ये सब भी। ऑल कोर्सेज सीयूटी यूजी एंड पीजी हिंदी मीडियम वाले बच्चे महापैक। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, क्या है, जीटी लैंग्वेज पढ़ना, मान लो आर्ट्स है, मान लो बाय नाउ कूपन कोड यूज करो Y551 अप्लाई कर दो, 6,800 मिलेगा। और फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो आप अपना भाई समझ के बिना डरे, कोई भी टेंशन हो तो मुझे आप मेल कर दें rajendra.prasad@247.com मेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे 9929936360 पर, ठीक है। किसी को बताना बस, सर ने ऐसा कुछ दिया था नंबर, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे आगे है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कवि कह रहा है कि जो मेरे सामने समस्या आ रही थी मैंने उसको बिना धैर्य के समझे बिना ही, यानी हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई समस्या आए तो धैर्य रखना चाहिए, आराम से सोचो फिर वो कार्य करो, सफलता प्राप्त हो जाए। कवि को भी यही दिक्कत आई कि मैंने अपनी समस्या को बिना धैर्य के समझे बिना ही, बिना धैर्य रखे ही उसे, मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरक कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार एक पेंच है उसको इस प्रकार से ऐसे 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 खोलेंगे तो मैं उसको कसता ही जा रहा था, यानी कि मैं अपनी बात को सरल या वापस प्राप्त करने के लिए या सरल बनाने के लिए भाषा के साथ साथ उसको और भी ज़्यादा तेज मैं फंसाता ही जा रहा था बिना धैर्य के, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। और जो मैं ये कर्तव्य, ये जो मैं खेल, ये जो मैं जादूगरी का जो खेल दिखा रहा था, तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था दर्शकों की जो मुझे शाबाशी मिल रही थी, वाह 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 वाह, कवि ने क्या कर रहा है बहुत। लेकिन यह मेरी बेइज्जती हो रही थी, मुझे व्यंग रूप में मेरा ये मजाक उड़ाया जा रहा था। तो कवि कह रहा है कि मैं बिना धैर्य की, मैं अपनी समस्या को समझे बिना ही, मतलब अपनी बात को वापस प्राप्त करने के चक्कर में भाषा के साथ साथ और भी टेढ़ी फंसाता, यानी और भी कठिन करता हुआ जा रहा था। जिस प्रकार से किसी पेंच को खोलते रहते हैं ना हम लोग, खोलने की बजाय मुझे कसते ही रहते हैं, जिससे पेंच की चूड़ियाँ मर जाती हैं और वह पेंच
खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, फिर उसे ज़बरदस्ती ठोका जाता है। ऐसा ही कवि करेगा बाद में। तो अब कवि कह रहा है कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, जो मैं ये करतब दिखा रहा, जो मैं ये जादूगरी दिखा रहा था, जो दर्शक देख रहे थे, तो वो व्यंग रूप में मेरा मजाक उड़ा रहे थे और वो मुझे शाबाशी दे रहे थे, जो मुझे व्यंग रूप में मेरी मतलब बेइज्जती कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे, अब कवि कह रहा है अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कहने का मतलब क्या, जिस प्रकार एक पेज को खोलने की बजाय मैं कसता ही जाऊंगा तो उसकी चूड़ी मर जाएगी, चूड़ी मर जाने के बाद में वह पेज किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि जैसे ही मैंने भाषा के साथ जबरदस्ती की तो वह बात जो थी वह उस भाषा में ऐसे ही घूमने लग गई। अब मुझे भी नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पाठकों को, और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी। अब वह जो बात थी वह भाषा में यूं ही घूम रही थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पाठकों से कहना क्या चाह रहा हूँ। कवि कहता है कि जब उसका कथ्य मुश्किल हो गया तो उसने इस समस्या को धीरज या ध्यान से समझे बिना कथ्य को और उलझा दिया। कथन का अभिप्राय समझे बिना वह बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, और आडंबर युक्त भाषा का प्रयोग करने से वह बाहरी रूप से तो वह कथ्य सुंदर लग रहा था, और लोग भी कवि के प्रयासों अर्थात कर्तव्य या कलाबाजी को देखकर उसकी तारीफें कर रहे थे, जिसे वह सुन रहा था और समझ भी रहा था कि वह उसकी झूठी तारीफ है, अर्थात वह वाह उसकी तारीफ नहीं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कवि को जिस बात का डर था अंत में वही हुआ कि कथ्य सुलझाने के प्रयासों में वह प्रभावहीन हो गई और वह शब्दों का एक समूह बनकर रह गई, अर्थात कथ्य भाषा में उलझकर रह गया। खड़ी बोली छंदमुक्त कविता, ये ध्यान रखना उर्दू और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास, बात को पेंच की तरह बताने में यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसा होता न ताकत सी। इन जिस प्रकार किसी पेंच को खोलने की बजाय उसे कसते जाएंगे अंत में उसकी चूड़ी मर जाएगी, बिल्कुल लूज हो जाएगा वो किसी कारण नहीं। फिर हम उसमें एक प्लास्टिक की गिट्टी बोलते हैं जैसे, उसे जबरदस्ती उसे ठोक देते हैं। तो कवि ने वही किया, अंत में वह हार कर जिस प्रकार किसी कील को उस खांचे में जबरदस्ती ठोक देते हैं गिट्टी लगाकर, उसी प्रकार कवि जिस बात को कहना चाहता था सरल थी लेकिन बनावटीपन भाषा के चक्कर में फंसा चुका था, उसे वह उस भाषा में उस बात को वहीं की वहीं छोड़ दिया। अब वह जो बात थी जो है तो कथ्य था, ऊपर से तो मुझे ठीक ठाक लग रहा था पर अंदर से न तो उसमें कसाव नहीं थे, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं पाठकों से क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ भी मुझे समझ में, ताकत कसाव मतलब मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं पाठकों से क्या समझा रहा हूँ। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब जो यह जो बात थी जो मैं कहना चाहता था, वह एक शरारती बच्चे के रूप में मुझसे जो खेल रही थी, मतलब मेरे मतलब वश से बाहर हो रही थी, जो मैं कहना चाह रहा था वह मेरे से कैसे खेल रही थी, एक जैसे एक शरारती बच्चा नहीं खेलता, किसी को परेशान करता है, मम्मी पापा को या किसी को भी इंसान को परेशान करता, ऐसे ही जो मैं कहना चाह रहा था, जो कथ्य था, वह मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी। और मैं जो कलाबाजी दिखा रहा था दर्शकों को, तो मुझसे पसीना पोंछते हुए मुझसे उसने पूछा कि क्या तुमने कभी भी भाषा का सही ढंग से सरल शब्दों में प्रयोग करना नहीं सीखा क्या। क्योंकि स्टार्ट में बताया गया था किसी भी बात को कहने के लिए फिक्स नियत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, ये भी ध्यान रखना है, मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, व्याख्या। इस अंश में कवि कह रहे हैं कि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए सही माध्यम नहीं मिलने पर मैंने उसे वहीं उलझा हुआ छोड़ दिया। फिर कवि कहते हैं कि वह कथ्य बाहर से तो सुंदर अर्थात ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन वह अपनी अभिव्यक्ति में वह प्रभावहीन था, और जिस उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाना था उस उद्देश्य में भी वह सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में उन दोनों के मध्य द्वंद्व चल रहा था कि कभी बात बनते दिख रही थी, कभी नहीं। इससे हम कह सकते हैं कि कवि को भाषा की सही समझ नहीं थी और वह परेशान हो गया था।
उसकी परेशानी को देखकर नटखट बच्चे रूपी बात ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी भाषा का सुविधाजनक या स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा? शरारती बच्चे रूपी बात ने कवि से पूछा कि तुमने कभी भाषा का सरलता, सहजता, सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा क्या? ठीक है, ये थी हमारी कविता। खड़ी बोली हिंदी, छंदमुक्त, उर्दू तत्सम शब्द, बात का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार, बात को कील और पेंच की उपमा देने कारण उपमा अलंकार है। इन बात को क्या बताया गया? कील और पेंच की उपमा दी गई है। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास और मुहावरों का भी यहाँ प्रयोग किया गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर दोनों कविता से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताएंगे सब घर एक कर देने के माने क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे सभी घरों को एक कर देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता, ये वो भेदभाव नहीं रखते, मुझे इस घर में नहीं जाना, इस घर में नहीं जाना, वो कहीं पर भी खेलते रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे सभी घरों को एक कर देते हैं, उसी प्रकार कविता भी सभी घरों को संसार में एक कर देती है, क्योंकि रचनात्मक ऊर्जा दोनों में होती है। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मानने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना, या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि भेदभाव समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा या भेदभाव नहीं होता और ना ही वे भेदभाव पर ध्यान देते हैं, उसी पर कविता का संसार में कहीं पर भी सीमा का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात रचनात्मक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। कविता में सिर्फ शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज अर्थात संसार को एक मानता है। वह अपने पराये का भेदभाव भूलकर ही कविता की रचना करता है। कविता समाज या संसार को एक करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? भाई पूरा, अब कहते हैं ना कि सीधा सीधा संबंध दिखता है। जिस प्रकार एक चिड़िया उड़ती है, ऐसे ही एक कविता भी उड़ती है, लेकिन भला चिड़िया क्या जाने। ऐसे ही फूल खिलता है, ऐसे ही कवि की कविता भी खिलती रहती है, मतलब कालजयी होती है, जो हमेशा खिलती ही रहती है, हमेशा लोगों को सुगंधित करती रहती है। कविता का उड़ने और खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। कविता में समय का कोई बंधन नहीं होता। पाठक उसे कभी भी पढ़ सकता है और कवि उसे कभी भी लिख सकता है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता और महक से समाज को आनंद रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है और उसकी खुशबू बिखेरती है। उसकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात वह सनातन होता लगातार रहती है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। यानी मैंने कहा ना, जब तक इंसान इस संसार में रहेगा तब तक वह खुशबू बिखेरती रहेगी। नेक्स्ट है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकता है? समानांतर क्यों रखा? क्योंकि एक बच्चा सभी घरों को एक कर देता है खेल खेल में, ऐसे ही कविता भी कहीं पर भी पढ़कर जब लोग पढ़ेंगे तो आपस में अपना भेदभाव समाप्त कर लेंगे। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा क्योंकि बच्चे में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वे जब चाहे तब खेलते रहते हैं, उनके सपने असीम होते हैं। ठीक उसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी व्यापक होता है, उसकी कल्पना शक्ति आनंददायक और अद्भुत होती है। नेक्स्ट है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या? बिना मुरझाए महकने के माने क्या है बताओ? कभी कविता की खुशबू समाप्त होती है क्या? नहीं, वो हमेशा इस संसार में खुशबू बिखेरती रहती है। कवि का मानना है कविता कभी मुरझाती नहीं है और न ही कभी उसकी महक कम होती है, कम होती है, कम। वह अमर होती है, युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से उसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अर्थात वह मानव को हमेशा जीवन जीने के मायने सिखाती रहती है कविता। बात तो सही है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि किसी भी बात को कहने के लिए फिक्स नियत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा हमें सरल में सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सामने वाला जो पढ़ रहा है या सामने वाला जो सुन रहा है वह भी आसानी से उसे समझ सके। कवि कहता है कि मानव मन में नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है, तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन माने, साध्य नहीं। ये ध्यान रखना, भाषा को साधन माने, साध्य नहीं।
साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है और वह अपने भावों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है, वह लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। अरे समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, मजा आ रहा है ना? अच्छी देखो आनंद, देखो कहते हैं ना किसी भी चीज़ में आनंद आए तो उसके लिए एक मन होना चाहिए, मन आपका बन रहा है अच्छे से तो आनंद आ रहा होगा, नहीं तो यस या नो में आंसर दो जल्दी से मुझे। भाषा, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बनावटीपन भाषा के चक्कर में बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी अर्थात तिरछी हो जाती है। इसका कारण है कि वह भाषा का सरल एवं सहज रूप में अर्थात उसके स्वाभाविक रूप में प्रयोग नहीं करता और वह अपनी भाषा को जटिल या कठिन बना देता है। वह अपने कथ्य को आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में भी असफल हो जाता है। मानव को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। भाषा अर्थात शब्दों के चक्कर में उलझकर मनुष्य अपनी मूल बात के भाव को भी खो बैठता है। जैसा कवि ने पहले ही स्टार्ट में कहा था कि मेरी बात बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैं बनावटीपन भाषा के चक्कर में अपनी बात को समझा चुका था, फंसा चुका था। फिर उसके बाद मैंने शब्दों को उल्टा पलटा ऊपर नीचे से वाक्यों को किया, लेकिन मैंने सोचा क्या तो मेरी बात बन जाए या मैं फिर भाषा से बाहर आ जाऊं। लेकिन जैसे मैंने उल्टा पुल्टा शब्दों को, जो मुझे डर था अंत में वही हुआ कि बात और भी ज़्यादा भाषा में फंस चुकी थी भाषा के साथ साथ। ठीक है, कुछ मुहावरे हैं, विशेषता है, आप लोगों को इनको जोड़ना है कि बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ क्या होगा। बात की पेंच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात को कील की तरह ठोक देना, बात का बन जाना। बता सकते हैं? बताओ, 1 मिनट है आपके लिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए, बता सकते हैं? बात की चूड़ी मर जाना मतलब क्या होगा? बात का प्रभावहीन हो जाना। देख लो, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अब बताओ ईमानदारी से, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो मैं बता चुका हूं, क्लास 12th की अच्छे से तैयारी करो, मतलब टेंशन मत लेना, बिना चिंता की पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना और साथ में सीयूटी की तैयारी करना। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि महापैक परचेज कर लो, अभी से इनरोल कर लो, क्योंकि अभी से धीरे धीरे लैंग्वेज जीटी की तैयारी करेंगे, तब जाकर हम लोग सीयूटी में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% आ लाएंगे, क्योंकि 12th में तो आ जाएंगे 95% अधिक अंक। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ो आप लोग, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। और सीयूटी में भी लिख के ले लो गारंटी से, हम जो पढ़ाएं वही पढ़ा करो और कुछ मत पढ़ो। तो जब हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं, क्योंकि हर साल 22, 23, 24 में प्रत्येक ईयर हम लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं जिस चैनल से, वो है CUET अड्डा 24/7। आप कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में जा करके आप लोग देख लीजिएगा और उनसे ये पूछना क्लास 12th भी कहाँ पढ़ी, उनको कहेंगे CUET अड्डा 24/7 से। तो कैसा लगा ये चैप्टर? ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है अभी के लिए। और PDF चाहिए तो आप लोगों को अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, कैसा लगा, समझ में आया नहीं है। देखो कहानी की तरह पढ़ना है बेटा, और हमेशा खुश रहना, खुश रहने की कोशिश करना। वो कब खुशी आएगी? जब आप अच्छा पढ़ोगे। जब अच्छे से पढ़ लेते हो ना, दिल से ऑटोमेटिक एक दिन आवाज़ आती है यार, आज अंदर से ऑटोमेटिक खुशी होती है यार, और आप तुम मन में मुस्कुराते हुए दिखाई दोगे, आपका चेहरा ऑटोमेटिक खिला हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो उसका स्टैंडर्ड हमेशा उच्च होता हुआ चला जाता। आप चाहते हैं ऐसा हो तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।